तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और वीडियो थोड़ी लेट हुई है, लेकिन इसके बाद मैंने आपका क्लास फर्स्ट ईयर का मैंने बैच बनाया है, उसका नाम है प्रयास बैच 1.0। इसमें क्या होगा, आपको पूरी बायोलॉजी का जो कोर्स है 22 चैप्टर है, इसको आपको हम पूरे 22 चैप्टर आपको पूरा रेगुलर क्लास का हम आपको इसमें वीडियो अपलोड करेंगे, वो भी फ्री में, उसका कोई भी पेड नहीं लगने वाला है और आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपका डाउट क्लास भी लगने वाला है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बैच जिसका नाम है प्रयास 1.0, राइट। इसमें आपके 11th की पूरी बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। आप और अपने दोस्तों को बता सकते हैं कि प्रयास बैच चल रहा है 1.0, राइट। इसमें आपको पूरी बायोलॉजी का कोर्स फ्री में मिलने वाला है मेरे द्वारा। और मैं हूँ मिस्टर डीसी शर्मा और मैं पढ़ाता हूँ बायोलॉजी 11th 12th प्लस नीट फाउंडेशन कोर्स। चलिए, तो सेल तो हमने पढ़ लिया था, सेल में कुछ वीडियोस में सही से आपको नहीं दिख रहा था। इसका जब वन शॉट रिवीजन हम कराएंगे, वन शॉट इसका हम बना के डाल देंगे। तो पहले हमें जो मेन है, तो हमने सेल बायोलॉजी का एक पार्ट ख़त्म कर लिया है जिसका नाम है सेल चैप्टर, ठीक। और जो दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में तो आपका सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि आपने भी सेल बायोलॉजी का पहला पार्ट पढ़ लिया है, हम सेकंड पढ़ रहे हैं सेल डिवीजन, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, बायो मॉलिक्यूल पढ़ेंगे। इसके बाद हम चलेंगे या तो बॉटनी में या तो जूलॉजी में। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं पढ़ाई। अब हम पढ़ना ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें पढ़ना है, वरना अब देखिए आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बेसिक से लेके चलेंगे और अच्छे से आपको समझाएंगे कि सेल डिवीजन पे आपका पूरा महारत हासिल हो जाएगा। और अब वीडियो रेगुलर पड़ेगी, हो सकता है अल्टरनेट में पड़े, लेकिन रेगुलर पड़ेगी। आपकी वीडियो में कोई अब कंसंसेशन नहीं होगा और आपके साथ हम बने रहेंगे हमेशा के लिए, ओके। चलिए देखिए, अगर आप बात करते हैं सेल डिवीजन का, तो जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेल डिवीजन, ठीक है ना। क्या नाम है, सेल डिवीजन नाम है। तो सेल डिवीजन का नाम तो आपने सुना है, सेल डिवीजन या सेल साइकिल या सेल डिवीजन कह सकते हैं। तो पहले हमें सेल साइकिल पढ़ना है, फिर सेल डिवीजन पढ़ना है। पहले सेल साइकिल पढ़ेंगे, फिर सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो सेल साइकिल पढ़ने से पहले हम कुछ बातों को ध्यान से गौर कर लेते हैं कि इन बातों को हमें ध्यान रखना होगा और किसने क्या किसके बारे में कहा था। यहाँ हम आके देखते हैं। देखिए, अगर आप सेल डिवीजन की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक ज़माना था, वो ज़माना का नाम था 1839, ठीक। 1839 में दो साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था स्लाइडन जिनका नाम था स्लाइडन और एक का नाम था स्वान। तो स्लाइडन सचवान जी 1839 में आए थे। अब ये जो स्लाइडन जी थे ये बॉटनिस्ट थे, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, ये प्लांट के बारे में बताएंगे। और जो सचवान जी थे ये जियोलॉजिस्ट थे, और ये जियोलॉजिस्ट हैं, इसका मतलब किसके बारे में बताएंगे, एनिमल के बारे में बताएंगे। इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया था और इन्होंने प्लांट सेल के बारे में बताया था। ये प्लांट सेल के बारे में बताएं, इन्होंने एनिमल सेल के बारे में बताया। इन्होंने ये कहा था, इनका मतलब ये था, इन्होंने ये कहा था कि ऑल ऑर्गेनिज्म, इन्होंने ये कहा था जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, जो भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पे प्रेजेंट हैं, मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने ये कहा कि जितने भी प्राणी इस धरती पे प्रेजेंट हो सारे के सारे सेल से बने हुए थे। किसने कहा था, आपके स्लाइडर और सचवान जी ने, ठीक है ना। ये कहा था ऑल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ मेड अप ऑफ सेल। लेकिन ये हुआ, इसका मतलब हुआ चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों सेल से बना होगा। इन्होंने ये कहा था, मतलब सेल का पहली बार सेल बताने वाला जो था कि मतलब सेल प्लांट में होता है या एनिमल में होता है, उसको किसने बताया था, आपका स्लाइडन और सचवान ने बताया था, ठीक है ना। लेकिन आपको याद होगा एनसीईआरटी ने कहा है कि सचवान जी ने ये भी बताया था कि सचवान जी जो थे, स्लाइडन जी आए थे 1838 में, ठीक, और ये आए थे 1839 में। अब बात ये उठती है कि भाई अगर डेट डालना था तो 38 भी डाल देते, 39 क्यों डाले हैं। 39 इसलिए डाला गया है यहाँ क्योंकि सचवान जी ने ये बाद में पता किया। देखिए, स्लाइडन ने ये कहा कि सारे प्लांट सेल से बने होते हैं, है ना, सिर्फ इन्होंने ये बताया। लेकिन सचवान ने ये कहा कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों सेल से बना होता है। और इन्होंने ये भी बताया कि एनिमल सेल के ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी जिक्र उन्होंने किया था, लेकिन उसका नाम नहीं बताया था। और सेल वॉल के बारे में भी बताया था,
आया ना। तो हम ये समझ सकते हैं कि स्वान ने ये कहा था कि प्लांट एनिमल दोनों किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं, लेकिन स्लाइडर ने क्या कहा था कि सिर्फ प्लांट ही सेल से बना हुआ, इसलिए डेट इनका 1839 सेल थ्योरी में रखा गया है। दोनों लोग कोऑर्डिनेशन किए होंगे कि भाई चलिए मान लेते हैं 1839 डेट डाल देते हैं, ठीक। अब इनका एक्सेप्शन क्या था, इनका एक्सेप्शन क्या था आप देख सकते हैं आप, इनका एक्सेप्शन ये था कि कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल। एक्सेप्शन इनका ये था कि इन्होंने ये नहीं बता पाया कि सेल आता कहाँ से, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, इन्होंने ये नहीं बता पाया कि सेल आ कहाँ से रहा है, सबसे बड़ी बात तो यही थी। तो इनका ये क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया, सॉरी एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे इसको, हम इसकी लिमिटेशन बोलेंगे, सॉरी फॉर दैट एक्सेप्शन नहीं लिखा जाएगा, लिमिटेशन बोलेंगे। ये क्या है, लिमिटेशन है, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, मतलब कि ये सेल कहाँ से आता है इसको ये सब नहीं बता पाए थे। इसका मतलब इनमें एक कमी निकल गई। अब इसी चीज़ को बताने के लिए कोई और आएगा। चलिए अब देखिए इनका एक्सेप्शन क्या था, सेल थ्योरी चिल्ला चिल्ला के कहती थी कि कोई भी प्राणी हो, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, क्या होगा, सेल से बना होगा, लेकिन एक्सेप्शन था वायरस। क्या एक्सेप्शन था, वायरस। वायरस जो था कैन नॉट मेड अप ऑफ सेल, कैन नॉट मेड अप ऑफ सेल, वायरस सेल से नहीं बना होता। और तो आपसे पूछेगा सेल थ्योरी को कौन नहीं फॉलो करता है, तो वो कौन है, वायरस, ठीक है ना, ये सेल से नहीं बना होता, ठीक। लिमिटेशन क्या है सेल थ्योरी का, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, कहाँ से आता है उसके बारे में, ओरिजिन मतलब कि सेल कहाँ से आता है उसके बारे में बता नहीं पाया था कौन, स्लाइडर और सचुआन। इनसे पूछा गया भाई बताइए, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उनसे पूछा गया था कि भाई बताइए सेल कहाँ से आता है, सब उनसे पूछे, तो उन्होंने कहा नहीं हमको ये पता है कि प्लांट एनिमल सेल से बने हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता है सेल कहाँ से आता है। जैसे मान लीजिए आप पैदा हो गए, आप अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि पिताजी हम कहाँ से आए, तो आप बताएंगे कि पिताजी बताएंगे ना कि तुम हमसे आए हो, राइट कि नहीं। पिताजी बताएंगे नहीं भैया हम तुमको डाउनलोड किए थे, तुमको डाउनलोड करने के लिए हमको 1 GB देना पड़ा था, 1 दिन का पूरा डाटा देना पड़ा था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो डाउनलोड नहीं होता है, वो प्रोड्यूस होता है। तो इसी तरह सेल भी प्रोड्यूस होगा किसी से, छोटी बात है, समझ में आपको आनी चाहिए। ये सेल चैप्टर का है, लेकिन मैं इसको स्टेप बाय स्टेप जोड़ के आपको आगे ले चल रहा हूँ। अब देखिए बात यहाँ से उठती है, कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, इसका मतलब इन्होंने ये नहीं बता पाया कि सेल आता कहाँ से। तो भाई इसको तो किसी को बताना पड़ेगा, क्योंकि क्ल्यू इन्होंने दे दिया था, तो क्ल्यू जब मिल गया तो कोई ना कोई अपना दिमाग चलाएगा ही, कोई ना कोई अपना दिमाग चलाएगा ही। तो चलिए जो दिमाग चलाएगा उसका नाम लिखते हैं। उसका नाम था, जो दिमाग चलाएगा उसका क्या नाम था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था बताते हैं आपको। तो सेल थ्योरी को फिर से रीडिफाइन जिसने किया था, रीडिफाइन नहीं किया था, आप समझ सकते हैं। देखिए जो सेल थ्योरी का लिमिटेशन को प्रूफ जिसने किया था, राइट, जिसने किया था सेल थ्योरी के लिमिटेशन को जिसने प्रूव किया था उसका नाम था रुडॉल्फ वर्को। क्या नाम था, रुडॉल्फ वर्को नाम था। तो उनका नाम हमने रख दिया रुडॉल्फ वर्को, उनका नाम रखा हमने, ठीक। ये आए थे 1855 में, ठीक, आया समझ में, पूछा है। तो सेल थ्योरी की ये कमी थी कि कैन नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सेल, सेल कहाँ से आता है इसको बताने के लिए सेल थ्योरी एप्लीकेबल नहीं थी, बता नहीं पाई थी, है ना। तो उसी चीज़ को बताने के लिए रुडॉल्फ वर्को जी आए थे 1855 में। इन्होंने एक टर्म दिया उस टर्म का नाम था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछेगा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला क्या है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला रुडॉल्फ वर्को के लैंग्वेज के हिसाब से है, क्योंकि रुडॉल्फ वर्को इंडिया के तो है नहीं, कहीं बाहर के रहे होंगे, कोई साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे। रुडॉल्फ वर्को कहाँ बॉटनिस्ट थे। तो जो रुडॉल्फ वर्को थे इन्होंने क्या किया, अपना क्ल्यू दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने अपना ये बताया, उन्होंने एक टर्म दिया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है, ये उनके लैंग्वेज में टर्म था, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट किया इंग्लिश में। तो इसका मतलब होता है ऑल सेल
ऑल सेल arises फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल, सारे जो सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। नहीं समझ में आया? इसका मतलब होता है, इसका मतलब अब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। इसका मतलब क्या होता है? हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। इसका मतलब समझ में आया आपको? हर नया सेल पुराने सेल से बनता है। ये छोटी सी बात है, ठीक। तो हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि जो सेल थ्योरी होती है उसको सर सचवान ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सारे के सारे किससे बने होंगे? सेल से बने होंगे। उनका कमी ये थी, उन्होंने ये नहीं बता पाया सेल कहाँ से आता। उसी चीज़ को बताने के लिए रुडॉल्फ वर्को जी आए थे, 1855 में आए थे। एक नाम दिया था ओमनिस सोल्ला। इसका मतलब होता है ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और इसका मतलब हिंदी में होता है जितने भी नए सेल बनेंगे वो सारे के सारे पुराने सेल से बनते हैं, ठीक। अब देखिए, तो रुडॉल्फ वर्को ने कहा कि जो सारे सेल आते हैं नए वाले वो पुराने सेल से आते हैं। तो उसी तरह हम ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में चोट लग गई है, ठीक है ना, और आपको बात याद रखना होगा कि हर वक्त हर एक दिन में आपके कम से कम जो आपके सेल होते हैं, बहुत सारे सेल हर रोज़ मर जाते हैं, है ना, कि ये नहीं है कि आपका सेल का डेथ नहीं होता होगा, बहुत सारे सेल मरते रहते हैं। आया? तो रुडॉल्फ वर्को ने ये कहा कि जितने भी सेल होंगे वो सारे के सारे नए सेल जो भी बनेंगे वो पुराने सेल से आएंगे। ये तो उन्होंने कह दिया। लेकिन एक बात छोटी सी और जानना होगा आपको, अगर आपके बॉडी में जैसे मान लीजिए सेल डिवाइड करता है, तो जैसे मान लीजिए चोट, आपकी बॉडी में चोट लग गया, क्या वो सेल डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो जब सेल डिवाइड करेगा तो पुराना ही सेल तो डिवाइड करेगा ना। तब तो आपकी बॉडी का चोट जहाँ लगा वहाँ घाव लगा है, तो घाव तभी तो भरेगा ना जब वो सेल डिवाइड करेगा। आया ना? समझ में ना? तो सेल डिवीजन के बारे में पहली बार जो क्लू दिया गया था वो कौन था? कौन था? वो रुडॉल्फ वर्को ही था ना भाई। उन्होंने यही बताया ना कि सेल कहाँ से आ रहा है। आया समझ में? चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि अगर मान लीजिए आप ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमन की बात कर लीजिए, अगर आप ह्यूमन की बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन की बॉडी में क्या होता है? अगर ह्यूमन की बॉडी डिवाइड करती है, बॉडी ने ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर सेल डिवाइड करता है, दो प्रोसेस से उसके अंदर सेल डिवीजन हो सकता है, जो मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल डिवीजन दो तरीके से हो सकता है। तो ह्यूमन बॉडी में आपको पता होगा, एक होता है सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल, और ये सोमैटिक सेल हमेशा डिप्लॉयड होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड होता है। और डिप्लॉयड का मतलब होता है इसके अंदर क्रोमोजोम 46 क्रोमोजोम होगा। कितना होगा? 46 क्रोमोजोम होगा, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोजोम। आप बोलेंगे जेनाइटल, जेनाइटल सेल की बात करेंगे तो जेनाइटल सेल भी डिप्लॉयड होता है, राइट। क्या होता है? ये भी डिप्लॉयड होगा। आया? इसके अंदर भी 46 क्रोमोजोम होंगे। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकती है, बात इसके आगे बढ़ती है, ठीक है ना। इसके आगे बात आपकी बढ़ती है, जो हमें समझना है। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल और जेनाइटल सेल दोनों पाए जाते हैं, ठीक। तो ये डिप्लॉयड दोनों रहते हैं। लेकिन आपका सोमैटिक सेल ऑलवेज क्या करता है? ऑलवेज डन माइटोसिस, ऑलवेज डन माइटोसिस। देखिए, ये जो जेनाइटल सेल होते हैं ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट में होते हैं। जब हमारी बॉडी में गैमीट जब बनता है, जिस दौरान गैमीट बनता है उस समय हमारा ये जेनाइटल सेल होता है, ये मियोसिस करता है, और मियोसिस के दौरान आया ना तो गैमीट क्या होते हैं? हाफ हो जाते हैं। वो आगे हम पढ़ाएंगे। ये क्या करेगा? ऑलवेज डन मियोसिस। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। आप पूछेगा आपसे कि ये बताइए कि आपके बॉडी में माइटोसिस कहाँ होता है और मियोसिस कहाँ होता है, ठीक ना। तो माइटोसिस हमारे पूरे बॉडी के पार्ट में होता है, हर जगह माइटोसिस ही होगा। अगर मान लीजिए कोई चोट लग गया है या आपका सेल का डेथ हो गया है, आपका सेल डिवीजन करना चाहता है, तो माइटोसिस पूरे बॉडी में होता है, उसे बोलते हैं सोमैटिक सेल। और सिर्फ मियोसिस आपके बॉडी में तब होता है जब आपके बॉडी के अंदर गैमीट बनता हो, या तो स्पर्म बने या तो ओवम बने, उस दौरान ही होगा, ठीक। ऑलवेज डन मियोसिस, ठीक है ना। ये समझ में आपको आना चाहिए। तो हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल होते हैं और जेनाइटल सेल होते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं? माइटोसिस और मियोसिस। कैसे करते हैं आइए समझ लेते हैं। कैसे करते हैं आइए हम समझ लेते हैं। छोटी सी बात है, देखिए, अगर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं। मान लीजिए
चुनचुन लाल का शादी हो गई चुनचुनिया से, चुनचुन लाल का शादी चुनचुनिया से हो गई। बालो रखाई है, चट्टिन कान कहाँ का, बालो रखाई है भाई, नए ज़माना की लड़की है, फेयर लवली वाली है ना। तो इसकी शादी इससे हो गई मान लीजिए, तो इसकी जब शादी इससे हो जाएगी तो आपको पता होगा इनके अंदर भी डिप्लॉयड सेल हैं, डिप्लॉयड सेल है ना। तो ये जब क्या बनाएंगे, ये जब गैमीट बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ये स्पर्म बना रहे हैं, तो स्पर्म क्या है, गैमीट है। तो ये इनकी बॉडी में क्या होगा, मियोसिस होगा। इसका मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मियोसिस होगा। इसका मतलब ये जब गैमीट बनता है, स्पर्म को हम क्या कह सकते हैं, गैमीट। जब गैमीट बनता है तो गैमीट बनाने के लिए बॉडी को मियोसिस करना पड़ता है, और हर बॉडी का पार्ट मियोसिस नहीं करता है, सिर्फ कौन पार्ट करेगा, जिनाइटल पार्ट, ठीक है ना, या जिनाइटल सेल कह सकते हैं। अब इनको अगर गैमीट बनाना है अपना, तो ये भी करेगी मियोसिस। इसका नाम क्या होगा, ओवम होगा, आया ना। और ये भी क्या होगा, आपका गैमीट होगा। समझ में आया ना। अब उसके बाद जब स्पर्म, ये जो स्पर्म होगा, जब ये ओवम से मिलेगा, जब स्पर्म होगा ये ओवम से मिलेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये, इसका नाम होगा जाइगोट। क्या नाम होगा, जाइगोट। मैं इधर लिख देता हूँ, इसका नाम क्या होगा, जाइगोट नाम होगा। क्या नाम होगा, जाइगोट नाम होगा। तो स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसका नाम क्या होता है, जाइगोट होता है। दूसरी बात, अब यहाँ के बाद, यहाँ इन दोनों के मिलने के बाद, अब देख लीजिए इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। अब इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं हमारे बॉडी में ये कैसे होता है, क्योंकि भैया बुक रटने से कुछ ना होवे, तारा दिमाग सही होवे, है ना, वो मेंटेन कर ले। चलिए, तो इसके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम 46 है, इसके अंदर 46। अब ये जो क्रोमोसोम नंबर मैं पढ़ा रही हूँ आपके जिनाइटल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, है तो डिप्लॉयड, लेकिन अगर उस जिनाइटल सेल को रिप्रोडक्शन करने वाले सेल को अगर अपना गैमीट बनाना है तो यहाँ मियोसिस होता है। मियोसिस अगर नहीं होगा, मान लीजिए हम यहाँ माइटोसिस करा देंगे, तो इस जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम नंबर बढ़ जाता है। नहीं समझ में आया। देखिए, मान लीजिए इसकी शादी से हमने करा दिया चुन्निया से, अब इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 था, ये भी 46 था, और हम यहाँ करा दिए माइटोसिस, यहाँ भी करा दिए माइटोसिस और यहाँ भी करा दिए माइटोसिस। तो फर्क समझिएगा भाई, कोई बताएगा नहीं। यहाँ भी 46 था, यहाँ भी 46 था, राइट, ध्यान से समझिएगा। तो 46 यहाँ था ना, लेकिन अगर आप यहाँ माइटोसिस कराएंगे तो यहाँ जो स्पर्म होगा इसके पास भी 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, यहाँ भी स्पर्म के पास 46 क्रोमोसोम, ओवम के पास कितना होगा, 46 होगा। और जब ये मिलेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ जो क्रोमोसोम नंबर हो जाएगा 92 हो जाएगा। और हर सेल ये कहता है कि भाई हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर की संख्या 46 होना चाहिए। अगर मैं आपको जितना खाना, अगर आप 4 रोटी खाते हैं, मैं आपको 10 रोटी खिलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि भाई हिस्टोन, आपको पढ़ा होगा जो डीएनए होता है उसको बांधने के लिए हिस्टोन की जरूरत पड़ती है। तो एक एवरेज में हर चीज़ होती है, एक लिमिट में हर चीज़ होती है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि सर गैमीट बनाने के लिए माइटोसिस क्यों नहीं कराते हैं, मियोसिस क्यों करा रहे हैं। तो मियोसिस इसलिए करा रहे हैं ताकि क्रोमोसोम नंबर हमारी बॉडी में जितना पहले था उतना बैलेंस रहे। अब पहले 46 था, आपने क्या करा दिया, माइटोसिस। कब कराया माइटोसिस, जब आप गैमीट का फॉर्मेशन करा रहे थे। ये गैमीट बन रहा है, और गैमीट हमेशा कैसे बनता है, मियोसिस से बनता है। गैमीट हमेशा माइटोसिस से नहीं बनता है। माइटोसिस से बनाएंगे तो क्रोमोसोम नंबर बच्चे में ज़्यादा हो जाएगा हर सेल में, और हर सेल ये कहता है ह्यूमन का कि भैया हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 चाहिए। कितना, 46 चाहिए हमको, 92 नहीं चाहिए। 92 लाएंगे तो हम लुलुआ देंगे आपको, आया ना। हाँ, इसीलिए जब भी गैमीट बनता है तो माइटोसिस से नहीं बनता है, वो मियोसिस से बनता है। समझ में आया ना। तो ये जाइगोट हो गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, अब ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। आपका क्या करेगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। और ये इसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे इस सेल में माइटोटिक डिवीजन होगा, तो ढेर सारे जाइगोट के सेल देखिए अंदर बन जा रहे हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। इसके बाद क्या होगा, बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब जब जाइगोट बन गया, मतलब कि अब आप यहाँ और सोचिएगा, थोड़ा और दिमाग लगाइएगा कि जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब जो जाइगोट बन रहा है वो मियोसिस से बनता है। नहीं समझ में आया। जो जाइगोट आपसे पूछेगा, जाइगोट जो बना है वो कैसे बना है, मियोसिस से बना है। कितनी बार मियोसिस हुआ है, 2 बार मियोसिस हुआ है। एक जाइगोट को बनाने के लिए
ह्यूमन के बॉडी में कितनी बार मियोसिस होती है? तो बताएंगे एक बार मेल में होता है, एक बार फीमेल होता है, तो हुआ कितना? 2 बार मियोसिस आया ना, क्या बना? आपका जाइगोट बना। उसके बाद जाइगोट एम्ब्रियो को जब बनाएगा तो क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो इसमें हर वक्त माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा, आया ना? पूरी बॉडी को जब तक वो बना नहीं लेगा तब तक माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा। आपको पता होगा कि बच्चा 9 महीने तक, 9 मंथ तक घर में पलता है, तो जब तक उसकी पूरी बॉडी पार्ट नहीं बन जाएगी तो हर साल ऐसे माइटोटिक डिवीजन करेगा, मियोसिस नहीं होगा। उसके बाद अगर बच्चे को चोट लगी पैदा होने के बाद, तभी वहाँ माइटोटिक डिवीजन ही होगा। जब उस बच्चवा का शादी हो जाएगी, हाँ, और जब उसकी फेयर लवलिया आ जाएगी, हीरोइनिया जो उसकी जब आ जाएगी, तो क्या होगा? उनके बीच में क्या होगा? रिप्रोडक्शन होगा। जब रिप्रोडक्शन होगा तो उस दौरान जब उनका गैमीट बनेगा तब सिर्फ मियोसिस होगा। इस बात को क्लियरेंस करके रख लीजिएगा दिमाग में, ठीक? ये छोटी सी बातें थी। अब ये मैंने जो आपको बेसिक पढ़ाया, इन्हीं को हमें क्या करना है? इवेंट को कितने स्टेज में होता है, क्या क्या होता है, सब पूरा हमको समझना होता है। तो चलिए अब हम सेल साइकिल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, अब कोई कहेगा भैया सेल साइकिल क्या होती है? कोई पूछेगा सेल साइकिल क्या होती है? तो सेल का मतलब सेल, साइकिल का मतलब साइकिल का पहिया। जैसे साइकिल का पहिया एक स्थान से फिर उसी स्थान पे दोबारा लौट के आता है, उसी तरह हमारा सेल होता है, इसकी साइकिल चलती है। अब सेल की साइकिल का मतलब ये नहीं है कि सेल अब गोल गोल घूमेगा, ऐसा नहीं है। सेल गोल गोल नहीं घूमेगा। सेल के साइकिल को एक बार बताया गया है, समझाया गया, ठीक है ना? बाकी सारे काम सेल का स्टेप बाय स्टेप होगा, तो इसी को हम समझते हैं। देखिए, सेल साइकिल का पहला एनसीईआरटी में डेफिनेशन दिया गया है। ये क्या है? जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है, जेनेटिकली कंट्रोल्ड सीरीज है। इसका मतलब इसको कोई कंट्रोल करता है, जेनेटिकली कोई इससे कंट्रोल करेगा। तुम्हें जैसे मैंने कहा भाई, अगर सेल को डिवाइड करना है तो क्या वो अपने मन से डिवाइड कर लेगा? रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए ना। रिक्वायरमेंट रहेगी तो सेल को ऑर्डर दिया जाएगा, सेल बनाओ, आया? तो ये क्या है? जेनेटिकली कंट्रोल सीरीज है। इसमें क्या होता है? डुप्लीकेट करता है अपने जीनोम को, डुप्लीकेट इट्स जीनोम। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो किसी ऑर्गेनिज्म को बना ले, उसे कहते हैं जीनोम बोलते हैं, है ना? जब डुप्लीकेट करेगा अपने जीनोम को तो क्या होगा बताइए? ग्रोथ ऑफ सेल होगा, ग्रोथ ऑफ सेल होगा। और लास्ट में क्या होगा? फॉर्म डॉटर सेल। फिर क्या होगा? ये अपना क्या बनाएगा? डॉटर सेल बनाएगा। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है। ये सीक्वेंस भी पूछता है कि पहले नंबर पे क्या आएगा, तो आप देखेंगे पहले नंबर पे आएगा, दूसरी पे आएगा, तीसरी पे आएगा और चौथे पे आएगा। कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम आपको याद रखना होता है। किस जो आपका सेल साइकिल होती है ये अपने मन से नहीं होती है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। या मान लीजिए सेल खत्म हो गया है जिस जगह पे, जिस साइड पे, वहाँ सेल साइकिल चलेगी, राइट? तो सेल, अब ये सेल साइकिल आसानी से, जैसे मान लीजिए किसी की शादी पड़ी है, तो शादी तो भाई मान लीजिए शादी 25 जून को है, तो शादी तो 25 जून को है, लेकिन सेल को क्या होता है? अपनी आप को तैयार करना पड़ता है ना। दुल्हन के लिए जो सामान है, सारा बैंड बाजा हुआ, लाइट हुआ, जो भी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, उसकी तैयारी करनी पड़ती है कि नहीं। तो उसी तरह सेल साइकिल है, इसमें प्रिपरेशन होता है, सारी चीज़ें होती हैं, समझ में है ना? अब देखिए, अगर आप सेल साइकिल की बात करेंगे तो सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर है ना। तो जो सेल साइकिल कंट्रोलर है या कंट्रोल्ड बाय कह सकते हैं, सेल साइकिल जो कंट्रोल करता है उसका 2 नाम है। आप कह सकते हैं साइक्लिन या कह सकते हैं CDKS। इसको कह सकते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। किसी भी के सफिक्स में अगर कोई टर्म लिखा है और उसके सफिक्स में एज लगा, मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको याद रहे, एज कहीं वर्ड लगा है तो एज का मतलब होता है वो इंसान एंजाइम। एक्स्ट्रा है भाई, नोट्स में लिख लीजिएगा। देखिए, एज का मतलब है एंजाइम, ठीक है ना। एज का मतलब क्या है कि वो चीज़ क्या है? एंजाइम, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, इसको मैं समझा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि न्यूक्लियोज,
तो न्यूक्लियोज एक तरह का कंपाउंड है और इसको ब्रेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? न्यूक्लियस का। ये इसका मतलब एंजाइम हुआ और एक तरह का क्या है? ये मटेरियल है। समझ में आया कुछ? तो ए जहीं कहीं भी वर्ड लगा हो इसका मतलब होता है वो चीज़ क्या है? एंजाइम है। ए इसका मतलब एंजाइम, छोटी सी बात। तो ये दोनों क्या करते हैं? सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। मतलब सेल साइकिल के माई बाप कौन है? साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये दोनों कंट्रोल करते हैं। कैसे होता है? एक होता है आपका चेक पॉइंट। चेक पॉइंट क्या होता है? अब जैसे मैंने कहा, मान लीजिए कोई काम हो रहा है तो उसमें काम हो रहा है तो उसमें एक होता है ठेकेदार जो चेक करता है, काम करवाता है, जो चेक करता है भैया काम हुआ है या नहीं हुआ है, कब करना है, कितने घंटे करना है, सारा कंट्रोलर किसके ऊपर होता है? तो ठेकेदार के ऊपर। तो उसको बोलते हैं चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब होता है, चेक पॉइंट का टेक डिसीजन, ये डिसीजन लेता है। टेक डिसीजन, DESI, टेक डिसीजन ऑफ सेल डिवीजन। ये सेल डिवीजन कराना है या नहीं कराना है उसका डिसीजन लेता है, उसका नाम होता है चेक पॉइंट। क्या नाम होता है? चेक पॉइंट नाम होता है। ठीक है ना? चलिए तो आगे आ जाते हैं हम लोग। इधर आ जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेके नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि इसका इस चैप्टर का नोट्स मेरे पास नहीं है। मैं आपको जब मेरा बन जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है ना? तब तक आप इसे यहीं से लिखिएगा। तो आगे हम चलते हैं। चेक पॉइंट क्या होता है? जैसे चेक पॉइंट कैसे कैसे होता है मैं आपको पहले बता दूं, तब समझ में आएगा कुछ। चेक पॉइंट, चेक पॉइंट में आपने नाम सुना होगा। सेल साइकिल में कुछ फेज होते हैं, उस फेज का मैं नाम बता। जैसे मान लीजिए ये G1 है, ये S है, ये G2 है और ये M है। इतने फेज होते हैं। मतलब सेल साइकिल को अगर अपने आप को डिवाइड करना है या अपने बच्चे को बनाना है ना, तो सेल साइकिल मतलब सेल का साइकिल कैसे चलता है। तो सेल का साइकिल पहले स्टार्ट होता है G1 से, S से, G2 से और फिर M पे जाता है। तो ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। तो इसमें कह रहा है चेक पॉइंट क्या है? तो चेक पॉइंट क्या होता है? अगर सेल को G1 से S में जाना है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट चेक पॉइंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट चेक पॉइंट, है ना? और इसको चलाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? G1 साइक्लिन की। किसकी? G1 साइक्लिन का, है ना? G1 साइक्लिन आता है, किसको बुलाता है? CDKS को। किसको? CDKS को। और इसमें यूज होता है ATP, तब ये चलता है। इसका मतलब अगर G1 से S तक आपको जाना है तो इसमें एनर्जी का कंजप्शन भी होता है, राइट? एनर्जी का कंजप्शन भी होता है। तो आप कहेंगे G1 और S के बीच में फर्स्ट चेक पॉइंट होता है। उसको चलाने के लिए G1 साइक्लिन की जरूरत पड़ती है और ATP की जरूरत पड़ती है और CDKS की जरूरत पड़ती है। उसके बाद G2 M से जाने के लिए आपको किसी जरूरत पड़ती है? सेकंड चेक पॉइंट, इसको बोलते हैं सेकंड चेक पॉइंट, है ना? सेकंड चेक पॉइंट, इसको बोलते हैं M साइक्लिन। क्या बोलते हैं? M साइक्लिन बोलते हैं। समझ में आया ना? ये सेकंड चेक पॉइंट होता है। तो आपसे पूछेगा फर्स्ट चेक पॉइंट किसके बीच में होता है? तो G1 से S के बीच में। और सेकंड चेक पॉइंट क्या होता है? G2 से M के बीच में होता है, जिसको बोलते हैं सेकंड चेक पॉइंट, है ना? ये छोटी सी बात थी। चलिए अब आपको बताते हैं, अब आपको हम बताते हैं कि जनरेशन टाइम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे? जनरेशन टाइम। अगर आप जनरेशन टाइम को समझ गए तो समझ लीजिए आप बहुत चीज़ें समझ जाएंगे। छोटी सी बात है, जनरेशन टाइम कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है आपके लिए कि आप जनरेशन टाइम ना समझ सके। तो अगर आप बात करते हैं जनरेशन टाइम का, जनरेशन टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड बिटवीन टू सेल साइकिल, दो सेल साइकिल के बीच का जो पीरियड होता है उसे क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम बोलते हैं। आप कह सकते हैं कि दो सेल साइकिल चल रहा हो, दो सेल साइकिल को चलाने में जितना पीरियड लगता है, जितना टाइम लगता है, उसे हम जनरेशन टाइम कहते हैं। छोटी सी बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्या है पूछेगा ह्यूमन में बताइए, ह्यूमन का जनरेशन टाइम बताइए, तो क्या होता है? 24 आवर होता है। ठीक है ना? पूछेगा ईस्ट का बताइए, एग्जाम्पल पूछता है, इसका 90 मिनट का होता है। और पूछेगा बैक्टीरिया का बताइए, तो बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम आपका 20 मिनट का होता है, 20 मिनट का होता है। आया समझ में? कुछ समझ में आया? तो ये होता है आपका जनरेशन टाइम। अब हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइकिल। क्या पढ़ाएंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल साइकिल। तो आप इसको याद रखें, जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि
जनरेशन टाइम का मतलब समझ में, जनरेशन टाइम का मतलब होता है कि दो सेल साइकिल को चलाने के लिए जितना समय लगता है उसे जनरेशन टाइम कहते हैं। तो ह्यूमन में 24 घंटा लगता है और ईस्ट में क्या होता है 90 मिनट और इसमें 20। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने ऐसे पढ़ाया है। ठीक, अब हम चलते हैं एक छोटी सी टॉपिक, लास्ट टॉपिक है जिसको हमें समझना होगा। ठीक, इसको हम समझ लेते हैं, बाकी आपको फिर अगले नेक्स्ट लेक्चर में, ये आपका लेक्चर 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 4 या 5 लेक्चर लगेगा, इसको खत्म कर देंगे हम। ठीक है ना, अच्छे से पढ़ा के। पूरा पैटर्न आपका नीट का ही रहेगा, आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन भी इसमें हम कराएंगे। चलिए बोलेंगे जीवन फेज। जीवन फेज ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट होगा, है ना। अच्छा, मैं इसको ना बताने, मैं इस डायग्राम को बाद में बताऊंगा, इसके पहले थ्योरी इसका समझा दूँ माइंड में, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है ना, इसको मैं बाद में बताता हूँ। चलिए 2 मिनट दे दीजिए हमको। देखिए, अगर आप सेल साइकिल की बात करेंगे तो सेल साइकिल में फेज होता है। क्या होता है, फेजेस होते हैं, मतलब कि सेल साइकिल के 2 फेज हैं। एक फेज जो 95% चलता है, सेल साइकिल का जो 95% काम किया जाता है वो आई फेज में किया जाता है। किसमें, आई फेज में। और 5% जो काम किया जाता है वो आपका यम फेज में करा जाता है। किसमें, यम फेज में। ठीक, आई फेज का, आई का मतलब होता है इंटरफेज। क्या बोलते हैं, इंटरफेज, आया ना। और इसको हम कह सकते हैं प्रीपरेटरी फेज, प्रीपरेटरी फेज, है ना। क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी फेज कह सकते हैं, इनएक्टिव फेज भी कह सकते हैं। ठीक, और इसको बोलते हैं माइटोटिक फेज। क्या बोलते हैं, माइटोटिक फेज, इसको हम माइटोटिक फेज कहते हैं। इसमें क्या होता है, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन, सेल प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन। इसका मतलब इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि मैं डिवाइड करूंगा, करता नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट। इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन आकर, एक्चुअल सेल डिवीजन आकर, एक्चुअल सेल डिवीजन आकर, इसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है ना। इसमें क्या होता है, इसमें यम फेज में 2 तरह के, यम फेज में 2 चीज़ें होती हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। पहला आपका होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, और फिर क्या होता है आपका साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, आया ना। जब भी आपका यम फेज होगा या चल रहा होगा तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना, ये छोटी सी बात है, इसको हम और आगे जाके हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आप बात करेंगे आई फेज का, है ना, तो आई फेज में जो फेज है, इसमें 2 फेज आते हैं। इसमें पहला होता है G1, फिर होगा G1, उसके बाद यस होगा और यम होगा। इसका मतलब इंटर जो फेज है आपका 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। तो G1 जो होता है इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट फेज। क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं, है ना। तो G1 पूछेगा आई फेज का सबसे बड़ा जो फेज है उसका नाम बताइए, तो वो G1 है। आप सिंपली कह सकते हैं कि सेल साइकिल जब भी चलती है 2 फेज में चलती है। सेल साइकिल का 95% का काम जहाँ होता है उसको बोलते हैं आई फेज, और आई फेज को बोलते हैं इंटरफेज। और सेल साइकिल का 5% जो काम होता है उसको बोलते हैं यम फेज। और यम फेज की हम बात करेंगे तो यम फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं। यहाँ एक्चुअल सेल डिवीजन, मतलब कि रियली में सेल डिवाइड इसी में करता है, इसमें सिर्फ प्रिपेयर करता है। यम फेज 2 तरीके से हो सकता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, और इसका मतलब होता है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक, ये छोटी छोटी बातें। अब इसका हम डायग्राम समझ लेते हैं। इसको प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, मतलब ये प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवाइड करने के लिए। छोटी सी बातें हैं। तो अब वही मैं जो डायग्राम आपको बताने वाला था, अब ये डायग्राम बता देता हूँ आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, डायग्राम से भी क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में बनाया गया है, आप उसको याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है ना, आप उसको याद कर लेंगे तो आपके लिए क्या होगा, बेहतर ही होगा। चलिए अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये मान लीजिए सेल है। अब ये कोई सेल है, अब इस सेल की हम क्या करेंगे, बात करेंगे। ये मान लीजिए कोई सेल है छोटा सा। अब इसमें क्या होता है, 2 फेज में बना देता हूँ। मान लीजिए ये रहा आपका G1 फेज, ये रहा आपका, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसलिए बीच में, ताकि मैं कुछ लिख भी सकूँ। ये रहा आपका G1, ये रहा यस फेज, और ये रहा आपका G2 फेज। ठीक, यस रहा, और ये क्या रहा,
जीवन रहा, और ये रहा का यम फेज, ठीक है ना। तो इसमें 1 2 3 सॉरी इसमें 1 2 4 ही बनाना होता है, 1 2 3 4 है ना। तो ये आपका पूरा यहाँ देखिए, यहाँ से तो सेल साइकिल ये चल रही है। तो सेल साइकिल का जो 95% पार्ट होता है, ये देखिए 95% इतना पार्ट चल रहा है, राइट। तो इसको बोलेंगे, हाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो फेज चल रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं, आई फेज कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, आई फेज या इंटर फेज। ये कितना परसेंट चलता है, सेल साइकिल 95% कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, याद रखिएगा। ये जीवन है, इसको लॉन्गेस्ट फेज बोलते हैं। इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो छोटी मोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, मेन प्रोटीन का साइंथेसिस होता है, प्रोटीन साइंथेसिस मेन बता रहा हूँ, अभी आपको अगले लेक्चर में पूरा बताऊँगा। यहाँ प्रोटीन साइंथेसिस होता है। यहाँ मेन क्या होता है, यहाँ मेन जो होता है आपको मैं बता दूँ, यहाँ क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशन आकर, डीएनए डुप्लीकेशन आकर, ये मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ। यहाँ क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन, मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, फिर आपको फिर से पढ़ाऊँगा। फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबुलिन, समझ में आया ना। तो ये रहा सीक्वेंस, याद रखिएगा। ये जीवन है, उसके बाद यस आता है, उसके बाद G2 आता है। ये आप देख लीजिए। अब ये जो पार्ट है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये कितना है, 5% पार्ट है, राइट। और इसको क्या बोलते हैं, यम फेज बोलते हैं। और आपको यम फेज का मतलब होता है माइटोटिक फेज। अब देखिए इसमें 4 फेज चलता है। पहले का नाम होगा प्रोफेज, ठीक, प्रोफेज। फिर क्या बोलेंगे, मेटाफेज। अब मैं ऐसे तो लिख नहीं पाऊंगा, तो अब मैं मिटा देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्टकट में पमाट। क्या मैं लिख देता हूँ, पमाट। तो यम फेज में 4 फेज होते हैं, प मा टे, क्या बोलेंगे, पमाट। अब देखिए पमाट का फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब यम फेज में ये चारों फेज चलते हैं। पहला क्या होगा, पहले का नाम होगा प्रोफेज, और यम का मतलब होगा मेटाफेज, मेटाफेज, और ए का मतलब होगा एनाफेज, राइट। और टी का मतलब क्या होगा आपका, टीलोफेज नाम होगा। क्या नाम होगा, टीलोफेज। समझ में आया ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये सेल साइकिल समझ में आ गई। और जीवन जो होता है, जीवन, अब जीवन जो होता है अगर यस फेज में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन के बाद 2 ऑप्शन होता है। जीवन अगर चाहे तो यस फेज में जा सकता है, नहीं तो जीवन के पास इतनी, जीवन चाहता है कि मुझे अब नहीं काम कर, जीवन क्या करता है, अरेस्ट कर सकता है। उसको बोलते हैं G0 फेज। अगर जीवन यस में इंटर नहीं कर रहा है और डिफ्रेंसिएशन करने की कोशिश कर रहा है तो G0 फेज में अरेस्ट हो जाता है। जब जीवन काम नहीं करता है और वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, लिविंग होता है, लेकिन काम नहीं करना चाहता है, तो उसे बोलते हैं कि वो किस में जाएगा, G0 फेज में बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप काम नहीं करना चाहते हैं, कंपनी में है, तो एक रिलैक्स ऑफिस बनाई जाती है, रिलैक्स बेड के नाम से रहता है, उसमें जाके आप आराम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका क्या रहा, सेल साइकिल रहा। आपने उसमें पढ़ा जीवन, यस और G2। यस में डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ये मेन चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है इसके। अब अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में पढ़ सकें और मेरे द्वारा उनका मेंटरशिप भी लगे, उनका डाउट क्लास भी लगे। आया समझ में। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट लेक्चर में पूरा हम सेल साइकिल, ये G1 यस G2 जो होता है, इनसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है सारी चीज़ें हम समझेंगे।